धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बड़ा ही मजबूत जोड़ है, कितना भी जोर लगा लो टूटेगा नहीं। ये लाइनें, ये डायलॉग आपने टीवी पर दिखाए जाने वाले एक विज्ञापन के दौरान कई बार देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन मुझे लगता है आज ये लाइनें बन गई हैं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की पंच लाइन कि भाई मजबूत जोड़ है, शिवसेना साथ में है, एनसीपी साथ में है, कांग्रेस साथ में है, टूटेगा नहीं भाजपा वालों, कितना भी जोर लगा लो। और शायद भाजपा वालों को भी ये समझ में आ गया है, तभी तो सरकार गिराने का दावा करने वाले भाजपा अब सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं कि साहब अब 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि ये बात समझने में 2.5 साल क्यों लगे हैं, और क्या उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में जैसे भाजपा की सरकार वापस आई है उसके बाद ये समझ में आया है कि अब यहाँ सरकार गिराने का फार्मूला छोड़ देते हैं, सरकार बनाने पर ध्यान देते हैं 2024 के लिए, या देवेंद्र फडणवीस को पुलिस ने बुला लिया, जरा सी पूछताछ कर ली और उसके बाद सुर बदल गए हैं। तमाम चीजें बारी बारी से आपके सामने रखूंगा और ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि कब कब कैसे कैसे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की गई है। पहले उन्हीं खबरों से आपको रूबरू करा देता हूं। आपको वक्त तो याद ही होगा, 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद शिवसेना ने अपनी अलग लाइन ले ली और कई दिनों तक मंथन चलने के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना ली और उसके बाद से लगातार ये सरकार चल रही है। जब से सरकार बनी है तब से सरकार को गिराने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश की गई जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। उसकी मौत को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि सरकार गिर जाए, बाद में वो मामला टाइम फिस हो गया। उसके बाद दूसरा मामला उछाला गया सुनील बाजे का, परमवीर सिंह का, जिसके जरिए अनिल देशमुख को जेल में डलवा दिया गया और अभी भी वो जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। उसके बाद इस मामले में एंट्री हुई अगली ड्रग्स मामले की। ड्रग्स मामले में लगा दिया समीर वानखेड़े को, और समीर वानखेड़े कभी नवाब मलिक के दामाद को उठा के जेल में डालने लगा, कभी शाहरुख खान के बेटे को उठा के जेल में डालने लगा, लेकिन उससे भी ये सरकार नहीं हिली। उसके बाद फिर नंबर आया नवाब मलिक का, नवाब मलिक को जेल में डाल दिया गया, अभी भी ये सरकार नहीं हिल पा रही है। जबकि हम जानते हैं कि नारायण राणे हो, नीतीश राणे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार दावे कर रहे थे कि मार्च 2022 तक ये सरकार गिर जाएगी, लेकिन अब सुर बदल गए हैं। जी हां, सुर बदल गए हैं, और वो भी पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के। कैसे सुर बदले हैं उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। 2024 में पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहां पर बनाएगी। सुन लिया आपने देवेंद्र फडणवीस को। अब अखबार वाले इस खबर को कैसे छाप रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं, फिर बताएंगे कि क्या वाकई में यही वजह है या इसके पीछे कुछ डर बोल रहा है। आप इन खबरों को देखना शुरू करिए। अखबारों में, वेबसाइट पर छपी उन खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है, जब से उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में भाजपा वापसी कर रही है, ये खबरें सामने आई हैं, तब से महाराष्ट्र की भाजपा ने भी अपनी सोच, अपनी विचारधारा को बदल लिया है। और अब वो लोग कह रहे हैं कि देखिए बहुमत वहां पे कैसे मिला है, लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, इसलिए अब हम सरकार गिराने पर ध्यान नहीं देंगे, अब हम 2024 में अपनी सरकार बनाने पर ध्यान देंगे। इसी के आसपास तमाम चीजें लोगों ने छापी है। लेकिन पहला सवाल ये पैदा होता है कि भैया ये बात समझने में 2.5 साल क्यों लग गए? 2.5 साल पहले से भी मोदी हो रहा है, पिछले 8 साल से देश में मोदी हो रहा है, तब से भी तो आप कह सकते थे कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हमें जनमत नहीं मिला है, हम सरकार गिराकर सरकार नहीं बनाएंगे। और पिछले 2-2.5 साल के दौरान जिस तरीके का नंगा नाच मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, जिस तरीके का नंगा नाच कर्नाटक के अंदर किया गया और राजस्थान में करने की कोशिश की गई, वहां पे फेल हो गए, तो लग ये रहा है कि यहां तमाम कोशिशें करने के बाद भी जब कामयाब नहीं हो पाए तो अब मजबूरी में बोल रहे हैं कि हम 2024 का इंतजार कर रहे हैं ताकि बच सकें। जी हां, ताकि बच सकें और अपने आप को बचा सकें, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार नारायण राणे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा के उनको कोर्ट में पेश करा चुकी है और वो एक केंद्रीय मंत्री हैं। तो अब देवेंद्र फडणवीस पर तलवार लटकी हुई है। आप जानते हैं रश्मि शुक्ला का आईपीएस हैं जो वर्तमान समय में हैदराबाद में तैनात हैं और उनको सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर तैनात कर रखा है। उन पर आरोप है कि वो फोन टैपिंग करा रही थी, सरकार को गिराने की बड़ी साजिश रच रही थी। उसी मामले में देवेंद्र फडणवीस से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। कैसे देवेंद्र फडणवीस उस मामले की जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। सफाई दे रहे हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं मैं तो विसल ब्लोअर हूं,
मैं तो विशल ब्लोअर हूं, जबकि मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूं, मेरे पास तो सुरक्षा भी है, लेकिन विशल ब्लोअर होने के नाते भी मेरे पास सुरक्षा है। और अगर कोई चीज लीक हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार नवाब मलिक हैं, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए फिर से एक बार नवाब मलिक का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो उनके सुर बदले हैं वो इस वीडियो को देखकर आप भली भांति समझ जाएंगे। सुन लीजिए। आज राज्य सरकार, राज्य पुलिस, मुंबई पुलिस की ओर से एक टीम मेरे पास आई थी। 23 मई 2021 को महाराष्ट्र में हुए तबादले घोटाले के कागजातों को मैंने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कवरिंग लेटर दिखाते हुए बताया था ये सारा सेंसिटिव मटेरियल मेरे पास है। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का तबादला घोटाला हुआ है और इसके कागजात मैं केंद्रीय गृह सचिव जी को सौंप रहा हूं। उसी दिन मैंने उनको सौंपा था। उसके बाद उससे बौखलाई हुई सरकार ने एक गुना दाखिल किया कि कागज बाहर कैसे गए, और उस सिलसिले में आज मेरे पास मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने टीम आई थी। मैंने उस टीम को सारा जवाब दिया है। इससे पहले उन्होंने मुझे एक क्वेश्चनायर भेजा था, लेकिन आज जो टीम आई थी उसने उस क्वेश्चनायर की जगह, जो क्वेश्चनायर बिल्कुल एक साक्षी की तरह था, उसकी जगह एक ऐसे क्वेश्चनायर को लेकर वो आए थे कि जिसमें उनका मंसूबा मानो मैंने ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया हो और मैं ही आरोपी हूं, इस प्रकार के सवाल मुझसे पूछे गए। लेकिन मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है और मैंने उनको साफ बताया है कि मैंने कागजात ये प्रेस को नहीं दिए हैं, मैंने प्रेस में अनाउंस करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिए हैं। राज्य सरकार के पास 6 महीने तक घोटाले के रिपोर्ट था, उसको दबाकर राज्य सरकार बैठी थी। मैंने उस रिपोर्ट को बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद मैं उसको राज्य सरकार को तो सौंप नहीं सकता था क्योंकि वही घोटालेबाज थे, इसलिए। और चूंकि उसमें आईपीएस अधिकारियों के नाम थे और आईपीएस अधिकारियों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये केंद्रीय गृह सचिव है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी और इसलिए इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का संबंध ही नहीं आता। उल्टा मैं तो विपक्ष का नेता हूं, मुझे तो प्रोटेक्शन है ही, बावजूद उससे एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं विसल ब्लोअर हूं। मैंने विसल ब्लो की है इस घोटाले के ऊपर जिसमें करोड़ों रुपए तबादले के लिए लिए गए। और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर सरकार को या पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर गए हैं तो उन्होंने कार्रवाई मंत्री नवाब मलिक पर करनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट्स जो मैंने केंद्रीय गृह सचिव को सौंपी थी उनको पत्रकारों को उसी दिन देने वाले मंत्री नवाब मलिक थे और उनके साथ एक और 2 मंत्री थे। इसलिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ों का जवाब दिया है। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार की बातें मैं लगातार सदन में उठा रहा हूं, जिस प्रकार से सरकार के मंत्री की दाऊद के गुर्गों के साथ हिस्सेदारी मैंने दिखाई, जिस प्रकार से सरकार के विपक्ष को केसेस में फंसाने के षड्यंत्र को मैंने ध्वस्त किया, इससे बौखलाई हुई सरकार ये मानती है कि इस प्रकार का नोटिस देकर मुझे दबाव में वो ला सकेगी। मैं तो जनता का काम कर रहा हूं, मैं तो भ्रष्टाचार को बाहर निकाल रहा हूं, मैं किसी भी दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं ये काम करता ही रहूंगा। ये काम सुन लिया आपने देवेंद्र फडणवीस को, कैसे बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली और सारा इल्जाम कह दिया कि नवाब मलिक ने डॉक्यूमेंट्स वायरल किए हैं। मैंने तो किए नहीं है, मैंने तो होम सेक्रेटरी को गुपचुप तरीके से भेज दिया क्योंकि वही आईपीएस को देखने के लिए सबसे बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन विशाल बलवर कह के खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है ये डर इनको लग रहा है कि कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार गिरफ्तार करके जेल में ना डाल दे, इतना तो वो कर ही सकते हैं। और जब वो अपनी पे आ जाते हैं तो करके भी दिखाते हैं। नारायण राणे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उन्होंने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करवा भी दिया था, वो एक उदाहरण है। तो ये संयोग है कि जो सुर बदले हैं या ये कोई
प्रयोग है कि भाई अभी सुर बदल लो, बाद में जब गिरेगी तो गिरा देंगे और बना लेंगे नई सरकार। जो भी होगा आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा बुरा जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाज़त।